हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास अपनी होगी डीसी सर्किट पे। इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफ़ी बोर हो चुके हैं। काफ़ी लंबा, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स थे, उसको कवर करने में काफ़ी समय लग गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स मीन्स जैसे हम बात करें कि सोर्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई के सोर्स कितने होते हैं? दो लेते हैं। एक तो हम लेते हैं डायरेक्ट, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट से आती है, वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और जो सोर्स हम लोग रखते हैं एक स्टोरेज का, कि हाँ लाइट कट गई तो हम बैटरी से डायरेक्ट यूज करते हैं अपने घरों में, वो होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से जो सर्किट्स बनाएंगे हम लोग, सारे के सारे सर्किट इस चैप्टर में सब के सब बैटरी में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो डीसी सर्किट इसीलिए कहा जाता है। इसमें हम लोग डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, जैसे पोटेंशियोमीटर, एमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम बात करें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पार्ट क्या आ रहा है, करंट किसे कहते हैं। तो सबसे सिंपल वर्ड में करंट को, जिसको कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज फ्लो विद टाइम इज नोन एज करंट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एकदम कह सकते हैं डेफिनेशन है। चार्ज जितना फ्लो करेगा किसी वायर के थ्रू, जैसे ये वायर का क्रॉस सेक्शन हमने इतना बड़ा करके दिखाया है, ये सपोज पेन इतना मोटा वायर है कॉपर का, तो इसको हम ऐसे बना लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, इसलिए तो कॉपर मेटल कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करने लगते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह का चार्ज है ना। वो चार्ज अगर फ्लो करता है तो उसको देख रहे हैं कितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक, या हम यहाँ कहीं पर्टिकुलर एक लाइन सोच लें, यहीं पे बैठ कर देखते रहे हम, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक हमने देखा यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रॉस हुए हैं, सपोज कर लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए, तो टाइम तो हो गया 2 सेकेंड नीचे, और 2 इलेक्ट्रॉन गए, 10 इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए गए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10, और हर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, 10, 1 इंटू 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। तो ये टोटल मिलाकर क्या हो जाएंगे, टोटल चार्ज, और जितना समय में गया ये क्या जाएगा हमारा, करंट। क्लियर? तो करंट की बेसिक डेफिनेशन हो गई चार्ज अपॉन टाइम, या चार्ज फ्लो रेट कहते हैं हम लोग। फ्लो रेट मीन्स टाइम के साथ किसी भी चीज़ का क्या होना, फ्लो होना। तो यहाँ चार्ज फ्लो रेट बोले तो चार्ज का फ्लो होगा। क्लियर? अच्छा, इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे हम लोग एवरेज चार्ज, एवरेज करंट, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में बस छोटा सा फर्क है इस टाइम का। अगर ये टाइम, किसी टाइम इंटरवल की बात करें, इंटरवल में कि हाँ 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक का करंट बताइए, या 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक का करंट बताइए, तो इसमें एक टाइम इंटरवल है, और वो टाइम क्या है, सफिशिएंट है, काफ़ी बड़ा कह सकते हैं हम लोग। तो उस समय जब बात करते हैं कि टाइम काफ़ी बड़ा है, तो उस समय का जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा, एवरेज करंट। और उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि दिए गए टाइम में 2 to 4 सेकेंड तक के टाइम में, 2 सेकेंड हुआ ना, 2 से 4 सेकेंड, इसमें 2 सेकेंड बीत चुका है, इसी 2 सेकेंड को यहाँ रखेंगे हम, और इतने सेकेंड में जितने चार्ज फ्लो हुए उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज करंट। और लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे हम यहाँ पे बैठ कर देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा समय नहीं लेना चाहिए। चल रहा है, हम 10 घंटे तक मान लीजिए कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, 10 घंटे पूरा नहीं लेना है, या 10 सेकेंड तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, 10 सेकेंड नहीं लेना है पूरा। उस 10 सेकेंड में जो 7th सेकेंड था सपोज, उस 7 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस किए होंगे, या जितने चार्ज क्रॉस किए होंगे, वो चार्ज ले लेंगे ऊपर, और नीचे वो टाइम। तो बहुत ही स्मॉल टाइम हुआ ना, 7th सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो ये बात 1 सेकेंड की बात हो रही एकदम उसी इंस्टेंट पे, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, dQ/dt। और हमने ये बताया कि डी क्यू और डेल्टा टी में क्या डिफरेंस होता है, डी में और डेल्टा में। डी जो होता है वो स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है, बहुत ही स्मॉल टाइम, और जो डेल्टा यूज होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, एवरेज टाइम, या कह सकते हैं लार्ज टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज का ये कहानी हो गया। और एक और सिंपल तरीका अगर समझना हो आपको, तो सर्कल अगर बनाते हैं हम, तो सर्कल में जो एक कॉर्ड होता है, इंटरसेक्ट कहते हैं हम इसको, ये क्या कहलाता है, एवरेज। और अगर यही चीज़ टेंजेंट होता तो क्या कहलाता है, ये इंस्टेंटेनियस। समझने का तरीका है कि हम एवरेज के लिए यहाँ से यहाँ तक बात कर रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस के लिए सिर्फ यहीं पे बात कर रहे हैं। ठीक है? तो करंट बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए फ्लो करे, उस समय इंस्टेंटेनियस कुछ समय तक फ्लो करे, वो अगर हम निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज करंट। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे किया जाता है इसको। ठीक है?
कैसे दोनों में डिफरेंस हम करके समझ लेंगे। सपोज दिया है कि चार्ज जो है इस वायर के थ्रू इक्वली नहीं फ्लो कर रहा है, कभी यहाँ बैटरी में प्लस ज़्यादा है, कभी माइनस ज़्यादा है, चेंज हो रहा है। तो प्लस से मान लेते हैं कि इधर प्लस कर लेते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन माइनस, तो बैटरी का हमने माइनस यहाँ जोड़ा, इधर प्लस जोड़ दिया, ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं हम लोग। अब सोचिए कि माइनस प्लस अगर हम जोड़ दें तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा, माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भगा देगा और प्लस इधर से जुड़ा है तो प्लस भगा बुलाएगा। लेकिन ये जो प्लस और माइनस ये वेरी कर रहे हैं, इनको हम वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ से आने वाले करंट की संख्या, जो चार्जेस होंगे उनकी संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इन्होंने दिया है कि टाइम के साथ जो करंट हो रहा है वो बदल रहा है, कैसे, इस हिसाब से 2t² प्लस 2t प्लस 2 मीन्स यहाँ पे अगर हम टाइम बदलते जाएंगे तो जो चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इन्होंने कहा कि चार्ज तो फ्लो कर रहा है तो आप करंट बता दो, लेकिन कैसे, तो पहला करंट बताना एवरेज, लेकिन हमने कहा था ना एवरेज टाइम, एवरेज करंट में थोड़ा समय क्या होता है, लार्ज होता है। तो इन्होंने कहा 2 से लेकर 4 सेकंड के बीच में, फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड फाइंड आउट द एवरेज करंट, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट पूछा इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये सिर्फ 1 सेकेंड पर्टिकुलर सेकेंड होता है, तो एट 2 सेकेंड, ठीक है। ये एक टाइम हो गया इंस्टेंटेनियस, यहाँ एक टाइम का इंटरवल है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका सिंपली डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा है हमने। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, या Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो Q2 का मतलब क्या हुआ, दूसरे वाले टाइम पर जो चार्ज बन रहा है वो माइनस पहले वाले टाइम पे जो चार्ज बन रहा है वो। तो इसमें 4 सेकंड रखेंगे तो जो ये बनेगा पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, Q2। तो 4 सेकंड रख के देखिए, तो 4 4 जा 16, 16 2 32 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2, ये हो गया Q2 माइनस अब Q1। तो Q1 मतलब पहले वाले सेकंड पे, तो 2 रख के देखिए यहाँ पे, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 प्लस 2 है ना, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो दूसरा समय कितना है 4, पहला समय कितना 2, सही है। अच्छा इसको देखिए कितना हो जाएगा, 38 प्लस 1 हो जाएगा 40, 42 42 माइनस ये हो जाएगा 14, है ना, डिवाइडेड बाई 2। 42 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 38 28 डिवाइडेड बाई 2, ये कट कर कितना आ जाएगा 14 एम्पियर। मतलब 2 से लेकर 4 सेकंड तक के बीच में हमारे पास कितना करंट मिल गया हमें, 14 एम्पियर का करंट फ्लो कर चुका है। ये सही है ना, 42 माइनस 12 14 8 सही है 28, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास करंट, कब का, एवरेज, क्योंकि हमने यहाँ टाइम इंटरवल यूज किया है। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो सिंपली इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या करना है, dq बाई dt करना, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है इसको, किसके साथ में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो 2t² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 40 प्लस 2t का कितना हो जाएगा 2, और ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। ये सारी कहानी कितने सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड पर, तो 2 रख लीजिए यहाँ पे, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। तो देखिए 2 सेकंड पे पर्टिकुलरली, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, 2 सेकंड पे 10 एम्पियर, लेकिन 2 से 2 जब 4 सेकंड चले जाते हैं, 2 सेकंड एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो उतने में कितना सेकंड एम्पियर बढ़ा है, 4 एम्पियर्स बढ़ गया है। तो इंस्टेंटेनियस 10 आ गया और एवरेज क्या गया 14 एम्पियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो एवरेज निकालने के लिए आप लोग चार्ज फाइनल चार्ज इनिशियल का डिफरेंस कर लीजिए, टाइम फाइनल टाइम इनिशियल का डिफरेंस करके दोनों का क्या ले लीजिए, रेशियो, और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या है। तो करंट को स्टार्टिंग से ही बोला गया है कि करंट उधर फ्लो करेगा, ये कन्वेंशनल मतलब हम कह सकते हैं कि पुरानी ही समय से साइंटिस्ट ने ऐसा सोच लिया है, ऐसा हमें कहा है कि ऐसा ट्रीट करना है कि माइनस जिधर चलेंगे इलेक्ट्रॉन, करंट उसी का जस्ट अपोजिट चलेगा, ये हमें लेके चलना है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही क्यों होता है, अगर फिर इसी के डायरेक्शन में लेते तो फिर आज क्वेश्चन बनता कि ये सेम क्यों है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस इन्होंने क्या ले लिया, एक डायरेक्शन की एज्यूम करना में, और जिधर प्लस चलेंगे उधर ही क्या जाएगा करंट। सिंपल सी बात है, जिधर माइनस जाता है उसका जस्ट अपोजिट क्या जाता है, प्लस जाता है। आप इसको समझने के लिए ऐसे बना लो कि जिधर प्लस जाता है उधर ही क्या जाता है करंट, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस के रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ये साइन है करंट के लिए, करंट किधर जाएगा सोचने का और समझने का तरीका, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो हमारे बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं और इसका रिलेशन करंट के साथ क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट एंड वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, और बार लगा तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर अगर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो वेलोसिटी किसकी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी बात की जा रही? तो इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर ही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। चलिए अब कहानी देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या एक्चुअली। मान लेते हैं कि एक वायर का क्रॉस सेक्शन हमने थोड़ा सा बड़ा करके देखा है। सिंपली ये पेन समझ लीजिए, मार्कर, ये एक वायर है, इसको हम जूम करके बड़ा करके देख रहे हैं। तो इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अगर इन टर्मिनल्स को हम लोग एक बैटरी से जोड़ दें, और पहले सोच लीजिए कि नहीं जुड़ा है, स्विच यहाँ लगा है, अभी ऑन नहीं है, तो बैटरी के ऊपर, मतलब इस वायर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाइड है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या कर रहे होंगे? तो नॉर्मल रूम पे अगर रखा गया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो भी इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिली जा रही होगी कि ये क्या करते होंगे? रैंडमली मोशन करते रहते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ऐसे कोई इधर कोई इधर, मतलब जिग जैग कोई भी डायरेक्शन में इनका मोशन क्या होता रहता है? होता रहता है। तो ये मोशन रैंडमली होता रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई फील्ड हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक? नहीं। कोई वोल्टेज अप्लाई किया? नहीं। तब तक इनमें इंडिविजुअली तो वेलोसिटी है, लेकिन अगर नेट देखा जाए तो नेट वेलोसिटी, जैसे कि हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो तो उसी समय कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा हो, कोई इधर जा रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, है ना। नेट अगर देखा जाए तो किधर वेलोसिटी हो रही है? कहीं नहीं। और वैसे भी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको छोड़कर भाग नहीं रहे, नहीं भाग रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो अगर है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ठीक। और ये वेलोसिटी होती क्यों है? नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ नहीं दिया गया फील्ड तो फिर क्यों भाग रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर की हीट लेकर, जिसे हम थर्मल हीट कहेंगे, उसको लेकर क्या करते रहते हैं? थर्मल वेलोसिटी कह सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि थर्मल हीट से थर्मल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं और इसी वेलोसिटी से रैंडमली भागते रहते हैं। और रैंडम मोशन का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है? ज़ीरो। दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ज़ीरो। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने बाहर से एक बैटरी जोड़ दिया ऐसा और स्विच को ऑन कर दिया, तो अब देखिए ध्यान से, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे हम लोग, यहाँ पे वी बैटरी है, मान लीजिए वोल्टेज, तो ये माइनस से प्लस होगा, तो इसका प्लस इफेक्ट यहाँ दिखेगा और इसका माइनस इफेक्ट यहाँ दिखेगा। तो एक प्लस और माइनस मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का क्या मिल जाएगा? एक हमें डिफरेंस मिल जाएगा। और जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आता है और उनके बीच में कुछ गैप है, मान लीजिए एल लेंथ तक की वायर है, तो उसको अगर हम डिवाइड कर देते तो क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात अगर करें तो वोल्टेज डिफरेंस आएगा, लेंथ अगर है इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना फिक्स है। तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये भी हम जानते हैं। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज होते हैं और कोई चार्ज क्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है तो उस पर एक फोर्स लगता है, कितना? क्यू ई। तो इन सब पे कितना फोर्स लगेगा? चार्ज की जगह किसको रख दीजिए? इलेक्ट्रॉन। और एक और दूसरी चीज़ पता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर फोर्स नहीं होता। किधर होता है? उसके जस्ट अपोजिट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, तो सोचिए सारे इलेक्ट्रॉन में फोर्स किधर लगेगा? नेट फोर्स। प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, सब पे इधर लगेगा फोर्स। लेकिन क्या थर्मल वाला जो वेलोसिटी है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो अभी भी रहेगा। तो ये जिगजैग मोशन करते रहेंगे, बट इस माइनस और प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया है उस फोर्स की वजह से इस पर एक नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेफ्ट की तरफ होता रहेगा कंटिन्यू। हाँ, ये रैंडम मोशन करते रहेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे देखते रहेंगे अगर हम इनको, तो ये एक तरफ क्या करते रहेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट लेंगे। जैसे विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले ऐसे 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 और फाइनली यहीं पे रुक गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहीं से चले और यहाँ के रुक गए, तो जीरो हो गया। लेकिन अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये यहाँ से अगर चल रहा है ऐसे जिग जैग हो रहा है, तो ये फाइनली कहीं ना कहीं डिस्प्लेस जाएंगे, यहाँ रुकेंगे आकर, तो इनके बीच में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी रैंडम मोशन हो रहा है लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वजह इलेक्ट्रिक फोर्स। किस पर? इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अब जब ये नेट डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो इनकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे कि इनकी वेलोसिटी कितनी आई? और वही वेलोसिटी किसकी वजह से आया है?
वोल्टेज मतलब बैटरी की वजह से, सोर्स की वजह से, और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज बैटरी का पोटेंशियल ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, ड्रिफ्ट किया है, धक्का दिया है। दैट्स वाई जो वेलोसिटी आती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको निकालना बहुत आसान है। शुरू में कितना वेलोसिटी था एवरेज, 0, तो हम ये जानते हैं एज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। अब सोचिए कि एवरेज की बात करें तो एवरेज हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। टाइम तो नेगेटिव होता नहीं, तो टाइम का हम कुछ नहीं ले सकते, लेकिन ये सब नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए हमने एवरेज ले लिया ताकि प्लस में रहे। अच्छा, फाइनल स्पीड यही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद आ रही है, तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इनिशियल क्या थी, एवरेज टोटल वो 0 थी, क्योंकि रैंडम मोशन था, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता था, ये 0 हो गया। और एक्सेलेरेशन की जगह क्या लिखेंगे, तो एफ अभी कितना आया था, ई इंटू ई, वो भी नेगेटिव में आया था। क्यों, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन उसी के जस्ट अपोजिट जाते हैं, तो इनकी वेलोसिटी भी किधर होगी, उस तरफ। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा एफ इक्वल्स टू ई ई, वो वेलोसिटी की रिवर्स है, दैट्स वाई माइनस लगा लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ई ई, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन सॉरी फोर्स, और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इसी फोर्स में क्या करेंगे, मास से डिवाइड करेंगे, किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के। और ये टाइम को हम लिख लेते हैं टाउ। ये टाउ है क्या, तो इस टाउ को हम लोग देंगे नाम रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम 11th में भी बताया गया था कि रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जितने देर तक इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं करते। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ये दोनों हो सकता है आपस में लड़ जाए, लड़ने के बाद ये वाला, ये पहला और ये दूसरा, एक दूसरे से लड़ने के बाद ये पहला हो सकता है इस तीसरे के साथ लड़े बाद में, तो इससे लड़ने के जस्ट बाद से लेकर इसके लड़ने से पहले तक जो बीच में टाइम चल रहा है, देखिए 1 2 से लड़ गया, कोलिजन हो गया पहला, अब उसके बाद 1 फ्री है, घूम रहा है, 3 से लड़ गया, तो पहले इससे लड़ने के बाद इससे लड़ने से तक जो टाइम बचता है बीच में, जिसमें वो रिलैक्स रहता है, किसी से कोलाइड नहीं करता है, उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इसको बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, मतलब इनसे और इनसे कोलिजन के बीच में जो टाइम वो फ्री स्पेंड कर रहा था उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। और ये एवरेज लिया जाएगा। क्यों, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लड़ रहा हो, कोई दूसरा बाद में लड़े, या हो सकता है पहली बार लड़ने के बाद हो सकता है काफ़ी देर बाद लड़ा हो, फिर उससे बाद पहले लड़ जाए, तो टाइम इंटरवल वेरी करता रहता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, माइनस ई ई ई टाउ ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, तो इस पर वेक्टर लगाइए, और इस पर अगर वेक्टर नहीं लगाना है तो आप सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ई ई टाउ बाई एम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। और यहाँ माइनस क्यों लगा है, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्रिफ्ट उसके अपोजिट होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब नेक्स्ट आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरफ पर्टिकुलर भागने लगे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अब करंट बनेगा, क्योंकि चार्ज फ्लो रेट को ही तो करंट कहते हैं। तो फिर सेकेंड पार्ट आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट रिलेशन, इनमें क्या रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रूव करने के लिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा देखिए लॉजिक, वायर लीजिए, इस वायर की लंबाई एल ले लीजिए, अपना वायर का एक क्रॉस सेक्शन होगा, मान लेते हैं ए है, इसको हमने प्लस और माइनस से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वी वोल्टेज होगा माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, माइनस की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना, ई। अच्छा, यहाँ वी है तो ये वी मान लेते हैं, और इसको कितना मान लेते हैं, नेगेटिव वाले को 0। जनरली वोल्टेज बैटरी का अगर वी है तो प्लस वाले को हम देंगे वी और माइनस वाले को 0, या इसको 2 भी देंगे तो इसको कितना देना पड़ेगा, वी, ताकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वी आ जाए। करेक्ट, क्लियर। अच्छा, हम वी ही लेंगे और इसको 0 लेते हैं। तो इन वी ई और एल में रिलेशन तो हम पहले लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको तो हम कई बार लिख चुके हैं, कई बार प्रूफ भी कर चुके हैं कि ऐसा कैसे आता है। क्लियर, तो उसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, मतलब प्रूफ नहीं करें, बस इतना याद रखें कि ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर होता था, या वी बाई एल हो जाएगा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हमें। खैर, माइनस ये बताता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर पोटेंशियल घटते 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 क्या हो जा रहा है, देखिए वी से 0 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अच्छा, ये तो कहानी हो गई। अब करंट रिलेशन के लिए हम कैसे करते हैं, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आई इधर आएगा, तो आई कैसे निकालेंगे, तो देखिए आई
के लिए एज आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और क्यू क्या है कि वो चार्ज है, या डी क्यू वो चार्ज है जो डी टी टाइम में क्या हो गया, यहाँ से पार हो गया। कहाँ से, तो कहाँ से बात आएगी, तो वायर में से। और वायर में से पूरा नहीं लेंगे हम लोग, एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन कट कर लेते हैं हम लोग, सेक्शन जिसकी लंबाई कितनी लेते हैं, डी एक्स। और इस डी एक्स में हम बैठकर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डी टी टाइम बीता तो हमने देखा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज बैठे हैं, इसका मतलब वही इसमें करंट ले जाने के लिए क्या रहे होंगे, रिस्पॉन्सिबल। बाकी में भी सेम पैटर्न होगा, क्योंकि यहाँ से अगर 10 लीटर पानी निकल रहा है, पाइप मान लीजिए 10 लीटर निकल रहा है, तो यहाँ से भी 10 लीटर निकलेगा। या यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे 20 नहीं हो जाएंगे, यहाँ भी 10 ही रहेंगे। बस समझने के लिए हम लोग क्या करें, छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं। तो इस छोटे से सेक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन अभी होगा, कितने टाइम में, इतने टाइम में, उसी इलेक्ट्रॉन में ई चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, पूरा इसमें बैठा हुआ चार्ज, और वो चार्ज ऊपर लिख के नीचे टाइम लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, करंट का। क्लियर। तो पहले चार्ज निकाल लेते हैं कि इस छोटे से पार्ट में चार्ज कितना होगा। तो हमने लेट किया स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन वॉल्यूम, मतलब एक अगर वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एन। तो सोचिए अगर एक में इतना, तो इस वाले का अगर मैं वॉल्यूम पूछूं, जो हैच किया गया है, जो शेडेड बनाया गया, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो शेडेड पार्ट का क्या निकालना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कितना होगा इसका, जितना इसका पूरा एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, क्योंकि सेम कट किया गया। तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना है, डी एक्स। तो ये आ गया वॉल्यूम। अगर एक में इतना इलेक्ट्रॉन, तो सोचिए इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट में कितना हो गया इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक में एन, तो इतने वॉल्यूम में कितना, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया है, हमें क्या चाहिए ऊपर के लिए, चार्ज चाहिए। तो चार्ज बराबर क्या पढ़े हैं पहले चैप्टर में, Q बराबर एन ई। तो एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका है, ए डी एक्स इंटू एन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, वो हमें पुट करना होगा तो बाद में पुट कर देंगे। तो ए डी एक्स इंटू एन ई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, उसमें बैठा हुआ चार्ज। ठीक है, इसको क्यों नहीं डी क्यू लिख लेते हैं। ठीक, अब इस डी क्यू को ऊपर रखिए, डी टी को नीचे लिखिए, देखिए सॉल्व करके आंसर आ जाता है। तो आई इक्वल्स टू डी क्यू, मतलब ए एन ई डी एक्स, बाद में हमने कर दिया डी एक्स को एकदम, डिवाइडेड बाई डी टी। इनको देखिए दोनों को, क्या बन रहा है ये, डी एक्स बाई डी टी। मतलब इस लेंथ को ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही तो भाग रहे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डी एक्स डिस्टेंस डी टी टाइम में अगर चले तो उसकी वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी की वजह क्या थी, वोल्टेज, यही ना था। और इसी को क्या कह रहे थे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट्स वाई डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या बचेगा, एन ई ए। तो हमारे पास फाइनल जो रिलेशन मिला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, वो मिला है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, जहाँ एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई होगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ए होगा एरिया, और डी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। और ये चीज़ कंफर्म है कि जिधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे उधर ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और इसी के जस्ट अपोजिट क्या जाएगा, करंट जाएगा। ये भी हमें याद रखना होगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए अच्छा, ये रिलेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी हमें प्रूव करना होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट करेंट डेंसिटी पर, कि करंट डेंसिटी क्या होती है। एक टॉपिक ये भी हमारे पास है। खैर बोर्ड में तो हमने अभी तक बहुत ही कम चांसेस देखे हैं कि आते हैं क्वेश्चन इससे, बट बाकी एग्जाम्स में कंपटीशंस हो गए जो भी, उसमें आते हैं बहुत क्वेश्चंस। क्या नेक्स्ट हमारे पास देखिए, करेंट डेंसिटी, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने का तरीका देखिए, वेक्टर हैविंग अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो है ही, तो वो वेक्टर जो जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो, अ वेक्टर हैविंग, अ वेक्टर लिख लेते हैं, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू करेंट पर यूनिट एरिया।
एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो कितना, करेंट, लेकिन ये करंट किस में हो, पर यूनिट एरिया में हो, और एरिया को अगर पर यूनिट ना करे, एक ना करे, तो क्या हो जाएगा, आई बाई ए हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर कर दें यूनिट, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई। और इसी से हमने ये डिफिनेशन बनाया है कि पर यूनिट एरिया में जो करंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर पार्ट कहेंगे और करंट डेंसिटी के नाम से जानेंगे। तो करंट स्केलर है, इसलिए इन्होंने शुरू में वेक्टर यूज कर लिया है कि हम सिंपली ये कहते हैं कि करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट फॉर यूनिट एरिया। तो इसमें तो ये स्केलर तो ये भी स्केलर हो जाता है। दैट्स वाई इन्होंने पहले क्या यूज कर लिया, वेक्टर। एक करंट डेंसिटी वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड करंट के बराबर होगी, और वो करंट कितने पार्ट का होगा, यूनिट एरिया का होगा, और यूनिट एरिया नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आई बाई ए। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाते हैं। अच्छा, यहाँ देखते हैं इसका क्या है, जैसे मतलब आपके पास ये वायर, इस वायर में मान लीजिए ऐसे 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 करंट जा रहा है आई टोटल, ठीक है। हमने ये पूरे का एरिया ले लिया ए, तो हमें अगर पूरा करंट डेंसिटी चाहिए तो हम लिख लेंगे आई अपॉन ए। लेकिन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें एरिया ले लिया हमने ये, और इस एरिया की बात करें तो इसका नाम है डी ए, मतलब छोटी सी एरिया। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो एरिया का डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं कि एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे ये पेन का ये सर्कल है तो इसका एरिया किधर होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर बाहर होगा। इस बोर्ड का कहाँ होगा, तो इसके बाहर होगा। जिससे फ्लोर का है तो कहाँ होगा, ऊपर होगा। रूफ का कहाँ होगा, नीचे होगा। तो ऐसे एरिया के लिए हम देखें तो इसका एरिया किधर होगा, बाहर। तो ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे एन कैप लगाकर हम इस एरिया को क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई। तो अब ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। इससे कितना करंट जा रहा है, तो इससे तो पूरा आई जाएगा नहीं, कुछ तो ऊपर जा रहे हैं, कुछ इसमें जा रहे हैं, कुछ नीचे से जा रहे हैं। तो इसमें जो करंट आ रहा है वो मान लेते हैं कितना है, डी आई। तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, करंट जो कि इसमें से जा रहा है इस छोटे वाले पार्ट से, डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया छोटे वाले कितना है, डी ए। यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन कैप। इसको भी वेक्टर कर लेंगे, तो अगर ये वेक्टर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर। ठीक। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा एरिया ना होता है, कुछ ऐसा होता है, जैसे हमारे पास इंक्लाइंड अगर कट एरिया है, जैसे उसमें देखते होंगे आप पार्टीज़ में सैलेड कटा होता है ना, हल्का सा स्लाइस करके इंक्लाइन करके, वैसा अगर है तो इस वाले छोटे से पार्ट से इसमें से पूरा एरिया करंट आ रहा है आई मान लेते हैं, तो इस छोटे वाले में से कितना करंट जाएगा, ऐसे डी आई जाएगा। ठीक। लेकिन इसका एरिया होगा किधर, तो यहाँ पे एरिया अगर डी ए है मान लेते हैं, तो ये वाला करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जिधर एरिया है उधर ही करंट भी जा रहा है। दैट्स वाई दोनों सेम है। यहाँ इसका एरिया किधर होगा, ऊपर, कितना, डी ए है ना। लेकिन इनके बीच में कुछ एंगल मान लेते हैं, कितना है, थीटा। तो ये दोनों तो इंक्लाइंट होंगे। अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता जे इक्वल्स टू डी आई बाई डी ए, तो ये गलत होगा। तो सही क्या होगा, तो या तो आई को उधर ले जाइए या तो इधर लाइए, दोनों को एक दिशा में करिए। तो आई तो स्केलर है तो उधर जाएगा नहीं, कंपोनेंट लेंगे नहीं। एरिया वेक्टर इसका कंपोनेंट इधर लेते हैं, तो थीटा स्टच पे क्या जाता है, डी ए कॉस थीटा। तो ये देखिए अब दोनों एक तरफ हो गए, तो इन दोनों को ले सकते हैं। तो डी आई बाई डी कॉस थीटा कर लीजिए, डी ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, डी आई इक्वल्स टू जे इंटू डी ए कॉस थीटा। अब हमें पता है कि जे भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, जे डॉट डी ए, और दोनों पे वेक्टर लगा दें, क्योंकि डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस आता है ना, वेक्टर प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके आई निकालना चाहता हूँ तो क्या कर दो, इनको इंटीग्रेट कर दो, खत्म। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। यहाँ से हम अगर डेंसिटी दिया है तो आई निकाल सकते हैं, आई दिया है तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। दोनों को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले से। ओके, ये था करंट डेंसिटी। वेक्टर होती है और इसकी दिशा उसी तरफ होती है जिस तरफ क्या होती है, करंट की डायरेक्शन, सिंपल सी। अब बात करते हैं हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम हमें थोड़ा सा ये क्या कहते हैं उसको इन्फॉर्म कर देगा कि हम जो पीछे पढ़े वो समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हमारे पास मान लेते क्रॉस सेक्शन वायर का है, और ये वायर एक जैसा नहीं है। जैसे ये मार्कर है पूरा होल, थ्रू आउट होल, क्या है इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पतला। मतलब वायर पतला है, फिर सॉरी मोटा है, फिर उसका क्या होता है, पतला होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए पॉइंट और यहाँ लिख लेते हैं बी पॉइंट।
अब इन्होंने पूछा कि इसमें अगर करंट मैं इंटर करा दूँ, तो ये ज़रा सोचिए कि आपको कमेंट करना है। कमेंट का मतलब हो गया कुछ भी बताइए कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या कुछ कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। किस पर? पहला तो करंट पर, दूसरा करंट डेंसिटी पर, जे पर, तीसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। इन्हीं तीनों पे आपको क्या करना है? कमेंट करना है, बताना है कि इस वायर के थ्रू मोशन में करंट जब जाएगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए, करंट की तो बात करें अगर हम, तो यहाँ से अगर 1 एम्पियर जा रहा है करंट, तो यहाँ भी कितना पहुँचेगा? 1 एम्पियर ही जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पाइप ले लें हम, पाइप से अगर यहाँ पे पर सेकंड 10 लीटर पानी डाल रहा है, तो यहाँ से 10 लीटर पर सेकंड पानी निकलेगा। बस ये होगा कि पानी की यहाँ स्पीड कम होगी तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा। मतलब वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो वेलोसिटी एट ए इज़ लेस देन वेलोसिटी एट बी। किसकी वेलोसिटी की बात हो रही है? करंट की। जो इलेक्ट्रॉन भागेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो जहाँ एरिया कम होगा ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज निकलेंगे, और जहाँ एरिया ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? स्लो। तो करंट की बात करें तो करंट क्या हो जाएगा? सेम, ए पर भी और बी पर भी। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे ज़्यादा होगी? पतला जहाँ है वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे थोड़ा सा वाइडर है वहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये फ्लूइड से एकदम रिलेट करके समझ सकते हैं आप, पानी से। यहाँ जे की बात करें, जे बराबर क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने? आई बाई ए। तो प्रोपोर्शनलिटी अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल 1 बाई ए, है ना, क्योंकि करंट तो सेम है ना हर जगह, तो करंट को हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल आएंगे। तो जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया यहाँ का कम तो जे वहाँ का क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो जे एट बी इज ग्रेटर देन जे एट ए। ठीक, ये थी हमारे पास इसके रिलेटेड क्वेश्चन कि हाँ हम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आता है तो कर सकते हैं कि डेंसिटी, वेलोसिटी और करंट से रिलेटेड। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे बाकी हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।